सोशल मीडिया पर मरकर जिंदा हुआ एक संदेश कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया है। और गले की हड्डी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो ना तो उगलते बनती है और ना ही निगलते बनती है। दरअसल हुआ यह कि CSDS नाम की एक संस्था ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक संदेश अपलोड किया। इस पर कांग्रेसी बढ़ चढ़कर कमेंट करने लगे। फिर आया एक सरप्राइज, CSDS ने अपना संदेश अचानक डिलीट कर दिया और गलत संदेश के लिए माफी मांगी। कहा गलती हो गई, लेकिन कांग्रेसियों के संदेश चिपके रह गए। बीजेपी ने मौका देखा और चौका मार दिया। अब मामला फंस गया है। बीजेपी इस एक गलती की सजा के बदले कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन की बलि मांग रही है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सड़क में दुर्घटना रोकने का यह संदेश कांग्रेस पर खरा साबित हो गया। CSDS नाम की संस्था ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश अपलोड किया, जो इस वक्त आपके सामने है। संजय कुमार के नाम से हैंडल है। ये CSDS नाम की संस्था से जुड़े हैं। CSDS इलेक्शन रिसर्च का काबिल और बड़ा नाम है। इन्होंने लिखा, महाराष्ट्र चुनाव पर कुछ जानकारी, असेंबली 59 रामटेक 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटर्स की संख्या, और फिर लिखा कि 38.45% वोट घटे। इसी तरह देवलाली विधानसभा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 36.82% वोट घटने का दावा किया गया और फिर टैग किया गया @लोकनीति CSDS दिल्ली। इसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने इस रिसर्च पर अपनी टिप्पणी कर। पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग चाहता है कि हम मान लें कि रामटेक असेंबली में 6 महीने के भीतर 40% वोटर घट गया, नासिक की हिंगना सीट पर 45% वोटर बढ़ गया। अब वो कहेंगे 2-2 = 420। इसके बाद संजय कुमार का एक और सोशल मीडिया संदेश आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र चुनाव के बारे में जो संदेश अपलोड किया गया उस पर माफी चाहता हूं। लोकसभा 2024 और विधानसभा के बीच डेटा की तुलना करते हुए रो को मिसरीड किया गया है। संदेश डिलीट कर दिया है। मेरी मंशा किसी तरह की गलत जानकारी फैलाने की नहीं है। बीजेपी ने मौका देखा और चौका मार दिया। उसे तो राहुल गांधी के वोट चोरी कैंपेन को डेंट करने का अगर इतना अच्छा मौका मिलता है तो वो भला कैसे चूके। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने लिखा, माफीनामा आ चुका है, संजय कुमार बाहर है, लेकिन योगेंद्र यादव के प्रॉडजी संजय के सही होने का इतिहास बहुत कमजोर है। इनके हर चुनावी प्रोजेक्शन में बीजेपी हारती है, लेकिन जैसे ही उल्टा होता है ये टीवी से नदारद हो जाते हैं। चालीस घंटे तक ये झूठ परोसा जा रहा था। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा इस पे ट्वीट करते हैं, फिर डिलीट करते हैं। राहुल गांधी के बेबुनियाद आरोप भी CSDS के डेटा पे आधारित हैं। ये जो अपने आप को सर्वे संस्था बता रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये कठपुतली है। राहुल गांधी जैसे नेताओं के हाथ में जो जनता का विश्वास तो नहीं जीत पाते, लेकिन बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए उनको ऐसी एक संस्था चाहिए जो कि फेक डेटा, गलत तथ्य परोसे और उसको फिर वायरल किया जाए। विपक्ष जिसको भी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है, एक्चुअल में मुद्दा नहीं है। इसी तरह से मनगढ़ंत बात ला करके, बनावटी बात ला करके, जनता को जिस विषय से कोई लेना देना नहीं है, जनता का मुद्दा ही नहीं है, वैसे विषय को मुद्दा बनाने का प्रयास इनकी ओर से, विपक्ष की ओर से, इसलिए इस तरह की बात आ रही है। एनडीटीवी इंडिया ने इस दावे का परीक्षण किया। हमारे इलेक्शन रिसर्चर पूर्णेंदु शुक्ला ने चुनाव आयोग से मिले डेटा के आधार पर बताया कि वर्ष 2024 महाराष्ट्र में पहले लोकसभा फिर विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनावों में बताई गई विधानसभा रामटेक, देवलाली, नासिक वेस्ट, हिंगना में क्रमशः 38%, 36% वोट घटने, 47 और 43% वोट बढ़ने का दावा किया गया, जबकि सच्चाई है कि रामटेक में 3.8, देवलाली में 4%, नासिक वेस्ट में 6%, हिंगना में 6.1% वोट बढ़ा था।
हमारे रिसर्च में यह भी पता चला कि महाराष्ट्र की किसी विधानसभा में वोट कम नहीं हुए। इसके बाद दो चीजें सामने आती। एक, संजय कुमार और सीएसडीएस की गलती भी गलत थी, और कांग्रेस तो पूरी तरह से गलत थी, क्योंकि उसने बिना रिसर्च और फैक्ट चेक के किसी की सूचना पर स्टैंड लेना शुरू कर दिया था। सीएसडीएसनी जो डेटा दिला होता आणि ज्या डेटावर आधारित इलेक्शन कमिशनवर राहुल गांधींनी आरोप केले होते आणि आमच्याही लेजिटिमेटली निवडून आलेल्या सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं होतं। आज सीएसडीएसनी त्या संदर्भात ट्विट करून आमचे आकडे चुकीचे होते याबद्दल माफी मागितलेली आहे आणि ते सगळे आकडे परत घेतलेले आहेत। आता प्रश्न एवढाच आहे की त्याच्यावर आकांड तांडव करणारे राहुल गांधी माफी मागतील का? मला बिलकुल अपेक्षा नाही, कारण राहुल गांधी हे एक प्रकारे जसं सिरियल किलर असतात तसे ते सिरियल लायर आहेत। त्याच्यामुळे ते रोज खोटं बोलतील, याच्यानंतरही हेच आकडे ते मारतील, जिच्याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही। पण जनतेच्या समोर मात्र आज या ठिकाणी हे स्पष्ट झालेलं आहे। बीजेपी ऑर्गेनाइज तरीके से 10-12 साल में कोई चीज़ करते जा रही है। हम लोग सोच रहे थे हम मोदी वेव है, हम हार रहे हैं इसमें, बट अभी क्या है, मोदी वेव नहीं है ये कुछ और क्लियर कट मैनिपुलेशन है। एक तरफ का मैनिपुलेशन नहीं है, तरह तरह का मैनिपुलेशन, एक अलग अलग तरीके का मैनिपुलेशन है। इस एक तरीके का मैनिपुलेशन हम लोगों ने कर्नाटका में पकड़ा है और ये बाकी स्टेट्स में भी पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। संजय कुमार जी एक विद्वान है, उनके हर किसी आदमी से गलती हो जाती है, वो गलती माना है, गलती मानने के बाद उनका क्यों बार बार हम टोकना है। राहुल गांधी, सीएसडीएस के संजय कुमार व अन्य वह लोग जो लोग इस गलत और निराधार डाटा को लेकर लोगों के बीच भ्रम फैला रहे थे, लोगों को फेक न्यूज़ के ऊपर उग्र कर रहे थे, भारत सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे, भारत सरकार की स्थिरता को खत्म करना चाहते थे, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। यहाँ कांग्रेस की जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि राहुल गांधी शुरू से इस बात पर जोर दे रहे थे कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच वोट बढ़े हैं। नए वोटर से चुनाव चोरी हो रहा है, न कि कहीं वोट बढ़े या घटे। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। गौर करने वाली बात यह है कि जब राहुल गांधी का स्टैंड वोट बढ़ने पर है और चुनाव आयोग का डेटा भी यही कह रहा है कि वोट बढ़े हैं, कहीं घटे नहीं है, तो फिर ये कांग्रेस वाले अपने ही नेता के स्टैंड के खिलाफ किए जा रहे बेगाने दावों पर आखिर दीवाने क्यों हुए? संजय कुमार सीएसडीएस के को फाउंडर हैं, उन्हीं के ट्वीट की वजह से यह पूरा विवाद खड़ा हुआ। संजय कुमार साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी शुक्रिया, धन्यवाद बात करने के लिए। पहला सवाल, कहां पर आपसे ये गलती हुई, क्यों आपने ये पहले ट्वीट किया फिर ट्वीट को डिलीट किया, और कैसे आपको अपनी गलती का एहसास हुआ? क्या कोई दबाव था? देखिए, गलती हुई ऐसे, शुरुआत इसकी ऐसे हुई कि महाराष्ट्र में कितने वोटर जुड़े लोकसभा और विधानसभा के बीच में, इस पे अलग अलग तरह के आंकड़े आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि इस आंकड़ों को चेक करने की जरूरत है। मैंने अपनी डेटा टीम को कहा कि इस आंकड़े को चेक करो कि आखिर कितने वोटर जुड़े हैं महाराष्ट्र में। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देखा और देखा कि वेबसाइट पर एक जगह पर महाराष्ट्र के 2024 के लोकसभा चुनाव के विधानसभा क्षेत्र वाइज वोटरों की संख्या दी हुई है, और दूसरी जगह पर विधानसभा का जो चुनाव हुआ 2024 में, उसमें हर कंस्टिट्यूएंसी में कितने वोटर हैं उसकी संख्या दी हुई है। तो उन्होंने दो, और इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे एक एक्सेल फाइल भी है और एक पीडीएफ फाइल भी है। तो उन्होंने एक्सेल फाइल से दोनों को कॉपी किया और मैच करा करके कंपैरिजन करने की कोशिश की जी। तो जब मैं मैच किया तो उन्होंने बताया हमें कि ये आंकड़े हैं, ओवरऑल लगभग 40 लाख से ज्यादा वोटर ऐड हुए हैं और कंस्टिट्यूएंसी वाइज ये आंकड़े हैं। तो
उस समय मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत आंकड़ा है, इतने बड़ी संख्या में कुछ वोटर ऐड हुए और कुछ कंस्टिट्यूंसी में बड़ी संख्या में वोटर कटे हैं। मैंने डेटा टीम से पूछा, इसको चेक करो, ठीक है डेटा? डेटा टीम ने कहा हाँ, डेटा तो ठीक है। तो फिर मैंने इसको ट्वीट किया। पता तब चला जब कल एक पत्रकार ने मेरे से फोन करके बताया कि आपने आंकड़े कहाँ से लिए हैं, क्योंकि उनके आंकड़े कुछ अलग हैं। तो हमने कहा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लिया है। तो उन्होंने बोला वेबसाइट पे कहाँ आपने देखा? तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप जब हम वेबसाइट पे गए, आंकड़ों को खोला, तब ये देखा कि एक रो की गलती हुई है और अच्छा। 125 नंबर जो कंस्टिट्यूएंसी है नासिक वेस्ट, जिसका आंकड़ा मैंने पोस्ट किया था, उसका कंपैरिजन 124 से हुआ है। एक रो की स्किपिंग हो गई और आगे पीछे हो गया। और उसी तरह से जो एसी नंबर 50 है हिंगना, उसका कंपैरिजन एसी नंबर 49 सावेर से हुआ। तब जैसे ही हमें एहसास हुआ कि ये तो भारी गलती हो गई, ये तो गलत कंपैरिजन हो गया, तो मैंने उसको डिलीट किया कल। और आज एक माफीनामा कि भाई हमारे से गलती हुई और ये मिस्टेक है, तो हमने आज उसे पोस्ट किया। तो गलती इस तरह से हुई और गलती इस तरह से पकड़ी गई, हमें पता चला इस गलती का। संजय जी, आपने गलती समझी और गलती पकड़ी और गलती को मान लिया, ये बड़ी बात है। लेकिन आपके इस ट्वीट करने की वजह से और ट्वीट को फिर डिलीट करने की वजह से दिन भर राजनीतिक कोहराम मचा रहा। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने आपको घेरा है। क्या कहीं से कोई दबाव था इस ट्वीट हटाने को लेकर आपके ऊपर? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि सचमुच मतलब इस गलती के कारण इतना बड़ा ये बवाला मच रहा है और दोनों पार्टियों को लग रहा है कि हम एक दूसरे के इशारे पे काम कर रहे हैं। शायद कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ट्वीट जो है किसी दबाव में डिलीट किया गया, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। हम, आपको पता है संस्था, हम बहुत पुरानी संस्था और हम रिसर्च करते रहते हैं, आंकड़े डालते रहते हैं। ये गलती हुई है और ऐसे मौके पे हुई जब इस बारे में चर्चा हो रही है देश में। इसी के लिए मुझे लगता है कि ये कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि या तो हम कांग्रेस के इशारे पे काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि किसी दबाव में आके ट्वीट को हमने डिलीट किया। एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना है संजय जी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में जो परसेंटेज में अंतर आया वोटर की संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में, वो जो इल्ज़ाम लगा रहे थे, क्या आपके इस ट्वीट की वजह से वो कहानी पीछे छूट गई या वो आंकड़े गलत थे जो राहुल गांधी बोल रहे थे? बड़ी मात्रा में, मतलब लगभग 4.4% का एडिशन हुआ है। लगभग अगर एक्चुअल नंबर्स में देखें तो 40 लाख से थोड़े से ज्यादा लोकसभा और विधानसभा के बीच में वोटर्स एडिशन हुआ है। ये डेटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है। इसको अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये आंकड़े दिखाई पड़ेंगे। अगला सवाल जो मैं आपसे लेना चाहता हूं वो एसआईआर के मामले को लेकर है। इससे इतर, क्या आपको लगता है कि बिहार में इस वक्त एसआईआर की जरूरत थी और ये राइट टाइम था एसआईआर कराने का? देखिए, एसआईआर की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि मतदाता सूची में तमाम तरह की त्रुटियां हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मतदाता सूची में नाम नहीं होने चाहिए, उनकी मृत्यु हो गई, उनका नाम है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मतदाता सूची में कई जगहों पे नाम है। तो मतदाता सूची में तमाम तरह की त्रुटियां हैं और उन त्रुटियों को ठीक करने के लिए जो समरी रिवीजन जो होता है साल के हर साल शुरुआत में, उससे ठीक नहीं होगा। आपको एक इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत है और इंटेंसिव रिवीजन का मतलब होता है पूरे नए सिरे से मतदाता सूची को बनाया जाए। लेकिन जिस जल्दबाजी में एक महीने में जो बिहार में किया जा रहा है वो कर पाना संभव नहीं दिखता है। और इसी कारण ये जो और जो जिन दस्तावेजों की रिक्वायरमेंट है, इन दो कारणों से लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई इतनी जल्दी इतने कम समय में आप कैसे कर पाएंगे, और क्या इतने कम समय में कर पाएंगे तो क्या फिर इलेक्टोरल रोल जो है, मतदाता सूची एक ठीक ठाक बनेगी? ये कुछ सवाल हैं उस पर। लेकिन अगर कुल मिला के हम ये देखें कि क्या मतदाता सूची की रिवीजन एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है होना चाहिए। आपने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जो 17 अगस्त को की थी, माफ करिएगा 7 अगस्त को की थी। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर इल्ज़ाम लगाए, कर्नाटक की एक सीट का एग्जाम्पल दिया कि वोटर्स का डुप्लीकेशन हो रहा है, एक एड्रेस पे ज़्यादा लोग रहते हैं, एक व्यक्ति के 4-4 जगह पे कार्ड बने हुए हैं। इन आरोपों में आपको कितना दम दिखाई दिया? देखिए, ये आम त्रुटियां हैं जो मतदाता सूची में आपको मिलेगी, चाहे वो कर्नाटक की हो, बिहार की हो, दिल्ली की हो, अलग अलग राज्यों में, कि जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। कुछ वोटर ऐसे हैं जिनके नाम हैं लेकिन होने नहीं चाहिए क्योंकि वो अब उस जगह पे रहते नहीं, उनकी मृत्यु हो गई। कुछ ऐसे वोटर हैं जिनका नाम होना चाहिए लेकिन वो छूट गए हैं। कुछ ऐसे वोटर हैं जिनके नाम हैं
कुछ गलतियां उसमें दिखाई पड़ रही हैं, उम्र में गलती है, एड्रेस में गलती है, पिता के नाम में गलती है, कई ऐसे वोटर के नाम होंगे जिनकी एड्रेस ही नहीं है। तो इस तरह की गलतियां आपको अमूमन इलेक्टोरल रोल में मिलेंगी। आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र, किसी भी लोकसभा के मतदाता सूची को देखेंगे, शहरों में ऐसी गलतियां ज्यादा दिखाई पड़ती है। तो क्या राहुल गांधी के जो एलिगेशंस थे चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग की मशीनरी पर, क्या वो आपको ठीक लगते हैं? देखिए, एलिगेशन जब लगते हैं तो उसके लिए प्रमाण देने की जरूरत होती है। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ प्रमाण दिए हैं इस वक्त। तो मतलब एक नेकेड आई से जो कहते हैं, दूर से जब आप देख रहे हैं तो लगता है हाँ कुछ तो है। अगर आप ऐसे एड्रेसेस का जिक्र कर रहे हैं कि किसी एड्रेस पर तमाम मतलब ढेर सारे लोग हैं जिनके एड्रेस 000 है, XYZ है, तो लगता है कुछ ना कुछ तो गलती है इलेक्टोरल रोल में। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में 17 अगस्त को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीईसी खुद आए ज्ञानेश कुमार साहब, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जितनी बातें कही हैं वो गलत कही हैं, वो बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? अब देखिए, दोनों के तरफ से स्टिफ स्टैंड है। मुझे लगता है कि जिस वक्त राहुल गांधी ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये मतदाता सूची में त्रुटियों का जिक्र किया था, उस वक्त अगर इलेक्शन कमीशन एक सिंपल स्टेटमेंट देता कि ये गलतियां, अगर इसका जिक्र किया जा रहा है और इस पर हम जांच करेंगे और जो चीजें निकल के आएंगी उसको जनता के सामने रखेंगे, तो स्थिति शायद इतनी नहीं बिगड़ती। लेकिन उन्होंने भी एक लीगल स्टैंड लिया और कहा कि जब तक हलफनामे पे साइन नहीं करेंगे तब तक जांच पड़ताल नहीं होगी। और अब उन्होंने ये भी कहा, एक समय सीमा निर्धारण कर दिया कि 7 दिन में हलफनामा देना पड़ेगा या देश से माफी मांगनी पड़ेगी। तो ये सब चीजों को लेके दोनों पार्टियों ने एक स्टिफ स्टैंड ले लिया, जिससे इतना कुछ माहौल बिगड़ गया है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में बीजेपी के अनुराग ठाकुर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दोनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें चुनाव आयोग की साख पर सवाल खड़े हो गए। क्या आपको लगता है कि इस बड़े लोकतंत्र की, एक बड़ी लोकतांत्रिक संस्था की साख कम हो रही है? निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन की साख गिर रही है। आप जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि दोनों पार्टियों ने उस पर सवाल उठाए, तो साख तो निश्चित रूप से गिर रही है। हमारे जो कुछ सर्वेक्षण है उसमें भी ये दिखाई पड़ता है कि जितने लोग इलेक्शन कमीशन पे बहुत ज्यादा भरोसा करते थे उनकी संख्या कम हो रही है, और ऐसे लोग जो इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं करते हैं उनकी नंबर्स बढ़े हैं। फिर भी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो अभी भी 50% से ज्यादा वो लोग जो है वो इलेक्शन कमीशन पे पूरा भरोसा करते हैं। साख गिर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब इलेक्शन कमीशन पे पूरा का पूरा भरोसा उठ गया है, ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन साख गिर रही है, जो चिंता का विषय है। क्या आपने जो कहा कि ईसी आप सर्वे करा रहे हैं और उसमें दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जो साख है, जो रेपुटेशन है, वो साल दर साल कम होती जा रही है, गिरती जा रही है, किस रेट से ये साख गिर रही है, इसका दर क्या है? लगभग देखिए, अगर हम देखें 2019 की में जिन राज्यों में अभी हमने सर्वे किया था उन्हीं राज्यों से जब तुलना की, तो ऐसे लोग जो कहते थे इलेक्शन कमीशन पे कुछ भी भरोसा नहीं है, वो 9%, 10%, 11% के करीब थे। अभी के सर्वे में ये लगभग 20, 22, 24, 25% है। तो लगभग दुगने हो गए हैं वो लोग जो इलेक्शन कमीशन पे कुछ भी भरोसा नहीं करते हैं, पिछले अगर आप 6 साल के अंतराल में देखें तो। चलिए संजय जी, फिलहाल इस बातचीत के लिए शुक्रिया। और भी मुद्दे हैं और संजय जी के साथ आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।